हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पे। तो आज जो हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वो है पुलिस। यहाँ पे हम सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ पुलिस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा और सिंपल सा चैप्टर है ये। तो ये हमारे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस मेजर का टॉपिक है। हमारे जो पेपर का नेम रहेगा वो है भारत में सार्वजनिक संस्थाएं। तो बढ़ते हैं अपने यूनिट की तरफ। यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पुलिस के साथ। इसमें हम बेसिकली डेफिनेशन वगैरह देख लेंगे। तो पुलिस एक सुरक्षा बल है जिसका उपयोग किसी भी देश की अंदरूनी नागरिक सुरक्षा के लिए ठीक उसी तरीके से किया जाता है जिस प्रकार किसी देश की बाहरी अनैतिक गतिविधि से रक्षा के लिए सेना का उपयोग किया जाता है। तो इसमें बेसिक सा एक डेफिनेशन दे दिया है कि जो पुलिस है वो एक ऐसा सुरक्षा बल है, ठीक है, जिसका उपयोग किया जाता है देश की अंदरूनी जो भी हिंसा चल रही होती है, जितनी भी लड़ाई चल रही होती है, झगड़े, अपराध, उन सभी से बचने के लिए, यानी कि देश की जो अंदर की नागरिक सुरक्षा है उसको ठीक करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे जो बाहर की अनैतिक गतिविधियां हो रही होती हैं देश से बाहर, उनसे बचाव के लिए सेना का उपयोग किया जाता है। तो पुलिस समाज में शांति व्यवस्था की रखवाली करती है और साथ ही अपराध को रोकने और घटित अपराधों की जांच करती है। पुलिस कानून के रखवालों की भूमिका निभाती है ताकि प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि हर एक व्यक्ति और स्वयं पुलिस हर कदम पर कानून का पालन कर सके। तो इसमें हमने ये देख लिया, जो पुलिस है वो एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा ये संरचना है जिनके पास ये शक्ति होती है कि वो कानून में, मतलब जो देश है वहाँ पे जो भी अपराध हो रहे हैं उनको रोक सकती है। जो अपराध हो चुके हैं उनकी जांच करके जो अपराधी हैं उनको सज़ा दे सकती है, ठीक है। और ये कानून की रखवाली करती है और प्रत्येक व्यक्ति को इस तरीके से ये हैंडल करती है कि हर एक व्यक्ति और खुद पुलिस वाले भी कानून का पालन करें। तो जो पुलिस है ये हम बोल देते हैं पुलिस, आपको हर जगह पुलिस ही वर्ड लिखा दिखता है, बट ये इसकी भी एक फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है पुलिस। पुलिस की फुल फॉर्म है पब्लिक ऑफिसर्स फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशंस एंड क्रिमिनल एमरजेंसीज। ये आप एक बार को याद भी कर लेना, वैसे आप लिखोगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी एग्जामिनर होगा आपका उस पर, ठीक है। बाकी आप अगर कोई एमसीक्यूज में भी देखेंगे ना, जब आप एसएससी यूपीएससी वगैरह की तैयारी करोगे तब भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है। फिर भी आप अपनी जीके के लिए इसको याद रखना। यहाँ पे हम देखेंगे कि पुलिस के कार्य क्या हैं, यानी कि वो क्या क्या काम करती है। तो पुलिस के जो मुख्यतः निम्नलिखित कार्य हैं वो नीचे लिखे गए हैं। आपराधिक गतिविधियों को रोकना, अपराधियों की पकड़ करना, अपराधियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों की खोजबीन करके देश की आंतरिक संपत्ति की रक्षा करने, और जो अपराधी हैं और उनका अपराध साबित करने के लिए प्राप्त साक्ष्य जुटाना, यानी कि जो अपराधी गतिविधियां हो रही हैं देश में, जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको सबसे पहले ये रोकेगा, ठीक है। ये इसका एक कर्तव्य है। उसके बाद जो अपराधी हैं वो भी पकड़ने का काम पुलिस का ही है, ये बात से तो आप ऑलरेडी रूबरू होंगे ही। उसके अलावा जो अपराध हो गए हैं उसमें खोजबीन करते हैं। आप लोग सीआईडी वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ किस तरीके से पुलिस जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अपना पार्टिसिपेशन देती है। उसके बाद देश की जो आंतरिक संपत्ति है, ठीक है, उसकी रक्षा करना। जो अपराधी हैं उनको सज़ा दिलवाता है, ठीक है, और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है इसको शो करने के लिए कि हाँ ये अपराधी है। कहीं भी आपने देखा हो केस चल रहे होते हैं, ठीक है, तो जो पुलिस होती है ना वो क्रिमिनल जो भी एक्टिविटी हुई होती है वहाँ पे एविडेंस ढूंढने जाती है ताकि कुछ पता चल सके कि हाँ अपराधी यही है। अब किसी को मुंह से बोल देंगे तो अपराधी है, वो तो मानेगा नहीं ना, एविडेंस की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से ये पुलिस ये काम करती है। यही है पुलिस के कार्य। यहाँ पे हमने कार्य भी देख लिए। अब देखिए हम यहाँ देखेंगे जो पुलिस है उसकी आधुनिक भारत में क्या भूमिका है। यहाँ पे हम भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो पुलिस बलों की प्राथमिक भूमिका है कानून को बनाए रखना, प्रवर्तित करना। प्रवर्तित का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से संदर्भित है, यहाँ पे प्रवर्तित का मतलब है कि जो पुलिस है वो इस तरीके से चीज़ों का निर्माण करती है, इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को वहाँ पे, ठीक है, लोगों को इस तरीके से ढालती है कि जो लोग हैं वो कानून का पालन करते हैं। हर एक, चाहे वो कोई भी तरीके से करे, ठीक है, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाए, बट वो इस तरीके से इंसान को बनाती है कि हाँ वो अपने कानूनों का पालन करता है, अपराधों की जांच करती है, ठीक है, देश में लोगों की सुरक्षा निश्चित करती है। पुलिस समाज की रक्षक होती है और नागरिकों को ये भावना देती है कि आप निश्चित होकर रहें, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। एक सच्चे अपराध मुक्त
भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना पुलिस के सहयोग के बिना नहीं की जा सकती है। तो आप ये देखिए कि पुलिस जो है वो इतना सारा काम करती है, ठीक है, तो हमारा जो समाज है वहाँ पे पुलिस की कितनी ज़्यादा अहम भूमिका है, ठीक है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है पुलिस की, अगर पुलिस ठीक तरीके से काम करती है। अगर हम अपने देश को, अपने समाज को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना हो, क्रिमिनल ना हो, ठीक है, उसके अलावा भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी ना हो, तो उसमें जो पुलिस है ना वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। अब यहाँ हम देखेंगे कि पुलिस क्यों ज़रूरी है, ठीक है, सॉरी, पुलिस में जो सुधार होने चाहिए वो क्यों होने चाहिए, क्यों ज़रूरी है पुलिस सुधार। तो आज आम आदमी को अपराधी से जितना डर लगता है उतना ही डर पुलिस से भी लगता है। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, इसमें साइबर अपराध और धोखाधड़ी जैसे अपराधों की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है। आप ये चीज़ जानते हैं, किसी भी नॉर्मल इंसान को पता चले ना कि हाँ पुलिस का कोई पंगा पड़ने वाला है, तो लोग डरते हैं पुलिस के पास जाने से, ठीक है, पुलिस को देख के डर लगता है। मुझे नहीं पता आप लोगों को लगता है नहीं लगता, लेकिन हाँ मुझे भी लगता है। क्यों? क्योंकि पुलिस का जो इमेजिनेशन बना रखी है ना पुलिस को लेके, वो इस तरीके की बना रखी है। तो जितना डर ना क्रिमिनल से लगता है ना, उतना ही डर आज के टाइम पे पुलिस से भी लगता है। और जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था है जो वो विकसित होती जा रही है ना, वहाँ पे साइबर क्राइम, आप लोगों को पता होगा साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, फ़ोन करके बोलते हैं ओटीपी बता दो, या तुम्हारे पापा का नाम ये है, तुम्हारे पापा ने पैसे भेज रहे हैं, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ बोल बोल के और पैसे वो ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो यही होता है साइबर क्राइम, ठीक है, जो ऑनलाइन होता है, इसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है, धोखाधड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इन चीज़ों में वृद्धि हो रही है, क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था और जो हमारी टेक्नोलॉजी ना वो बहुत ज़्यादा विकसित होती चली जा रही है। भ्रष्टाचार आज हमारे देश में संक्रामक रोग की तरह फैल चुका है। भ्रष्टाचार आप लोग जानते हैं, कहीं भी जाओ रिश्वत के बिना काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जब भ्रष्टाचार हमारे जीवन का एक अंग बन गया है, तो फिर पुलिस व्यवस्था कैसे उससे अछूत रह सकती है? ये तो रियलिटी है बिल्कुल। आप कहीं भी जाइए, ज़्यादातर पता है गरीब इंसान जो होता है, अगर उसके साथ कोई भी अपराध होता है तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको लगता है हम पुलिस के पास जाएंगे, वो रिश्वत मांगेगी, हमारे पास पैसा नहीं होगा देने के लिए, तो हमारा काम तो वैसे ही नहीं होना, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? तो ये ना एक हमारा जो माइंड सेट है वो इस तरीके का हो गया कि हम पुलिस के पास जाएंगे तो हमारी जेब में पैसा होना लाजमी है, तभी हमारा काम होगा। तो और ये जो है ना, ये एक रिपोर्ट के थ्रू भी पाया गया है कि जो पुलिस है ना वो बहुत मेजर पार्ट है भ्रष्टाचार का। तो और ये सच्चाई भी आप सभी लोग इस बारे में जानते भी होंगे। हमारी पुलिस व्यवस्था में सुधार कर उसे बदलते वक्त के अनुरूप बनाना होगा। तो ये एक बहुत नीडफुल चीज़ है कि अगर हम अपनी जो समाज है उसको अच्छा बनाना चाहते हैं, अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समय के साथ जो पुलिस है उसमें भी चेंजेस लाए जाए, नए नए रूल्स बनाए जाए, नए नए जो रेगुलेशंस हैं उसका उपयोग किया जाए। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि पुलिस में सुधार करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे पुलिसिंग में नैतिकता। पुलिसिंग का मतलब है जो हम पुलिस, मतलब जो पुलिस काम कर रही है उसमें नैतिकता किस तरीके की होनी चाहिए। तो निर्णय लेने की नैतिकता होनी चाहिए। सबसे पहले जीवन और स्वतंत्रता मौलिक नैतिक मूल्य हैं, यानी कि जो जीवन का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये बेसिक राइट्स हैं एक ह्यूमन के। तो सभी मानव समाजों में ऐसा माना जाता है, पुलिस को नियमित रूप से यह तय करना पड़ता है कि गिरफ्तार करना है या नहीं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता को समाप्त करना है या नहीं। यानी कि इसका बेसिक सा मतलब ये है कि जो पुलिस है वो अगर किसी को अरेस्ट करने जा रही है तो उसको सबसे पहले अरेस्ट वारंट की ज़रूरत होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि वो एक इंसान के जो स्वतंत्रता का बेसिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है ना, उसको स्वतंत्रता का उसका हनन करने जा रहा है। ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स के भी जो खिलाफ है और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके भी खिलाफ है। तो अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जा रही है, उसकी स्वतंत्रता को छीनने जा रही है, तो उसके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए, ठीक है, अरेस्ट वारंट होना चाहिए। तो पुलिस को काफ़ी बार ये चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, पूरा प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है, तब वो जाके अरेस्ट कर सकती है। इसके चरम स्थिति पर कभी कभी उन्हें यह भी तय करना होता है कि किसी के जीवन की स्वतंत्रता को सीमित करना है कि नहीं। अब देखिए, अरेस्ट करेंगे तो उसकी जीवन और स्वतंत्रता दोनों को हम एक सीमित कर रहे हैं ना। देखो, स्वतंत्रता हम छीन ही रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बिना पूछे कहीं नहीं जा सकता। उसको जेल के अंदर हम कैद करके रखेंगे तो उसका स्वतंत्रता का तो बिल्कुल खराब ही हो जाना है वहाँ पे जाके, ठीक है। उसके अलावा जीवन में भी बहुत ज़्यादा, जीवन की जो स्वतंत्रता होती है उसका भी हनन होगा यहाँ पे।
तो वही चीज़ है, नैतिक निर्णय लेना जो होता है वो पुलिस के लिए यही होता है कि पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करने जा रही है तो उसकी स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका हनन कर रही है, तो उसको इस चीज़ के लिए बहुत लंबी प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। ठीक है। अब आगे है हमारा, कोई भी नैतिक निर्णय लेते समय पुलिस को कई जटिल कार्रवाइयों पर विचार करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अरेस्ट वारंट होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग्स होती हैं जिनसे पुलिस को गुजरना पड़ता है अगर वो किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो। इन्हें किसी व्यक्ति की अच्छाई और बुराई पर विचार करने से पहले विचार करना होगा कि उनके कार्य गलत हैं या नहीं। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो, ये तो पता चल जाता है हाँ या अपराधी है, सामने वाला पर्सन अपराधी है, लेकिन पुलिस को ये सोचने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से साबित करना है, और अगर हम इसको अरेस्ट करने जा रहे हैं कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पुलिस को सोचनी पड़ती है। किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी कार्रवाई के लिए उन्हें कार्रवाई की प्रेरणा और इरादों एवं उनके परिणामों को देखना होता है। यानी कि अगर वो किसी पर्सन को अरेस्ट करने जा रही है तो उसको ये देखना पड़ेगा किस तरीके से हमें कार्रवाई करनी है। ठीक है, उनको पूरी प्रेरणा होनी चाहिए, उनके पूरे पक्के इरादे होने चाहिए। ठीक है, उनके दिमाग में चीज़ फिक्स होनी चाहिए, माइंडसेट फिक्स होनी चाहिए कि हमें इसको अरेस्ट करना ही करना है क्योंकि ये अपराधी है। अब उसको अरेस्ट करने के लिए उनके पास जो एविडेंस है वो होना ज़रूरी है। ठीक है, और उसको अरेस्ट करने के बाद वो जो अपराधी है वो अपराधी साबित हो पाएगा या नहीं, ये सारी चीज़ें पुलिस को पहले ही सोचनी पड़ती हैं। और देखिए जो आज का टाइम है ना, जो बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं है कि हाँ पुलिस अरेस्ट करने आई है, तो वो सीधा चल देते हैं। वो ये नहीं पूछते आपके पास अरेस्ट वारंट है मुझे अरेस्ट करने का, क्यों? क्योंकि डर है ना पुलिस को लेके दिल में। तो ये चीज़ें ना इंसान को आज के टाइम पे जागरूक होना चाहिए कि अगर हमारे पास पुलिस आई है, हमें अरेस्ट करना चाहिए, सबसे पहले हमें अरेस्ट वारंट दिखा ना, क्यों हमें तो अरेस्ट करना चाहता है। तो ये चीज़ें आज के टाइम पे हमें जाननी चाहिए पहले से ही, तभी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे चुनौतियाँ जो हमें पुलिस की वजह से हमारे सामने चुनौतियाँ आती हैं, पुलिस को कुछ चुनौतियाँ जो फेस करनी पड़ती हैं, वो सारी चुनौतियाँ हम यहाँ पे देखेंगे। भारत में कानून का शासन है जो न्याय के बुनियाद पे आधारित है। ये चीज़ ध्यान से पढ़ना, न्याय के बुनियाद पे आधारित है कानून का शासन। उसे राजनीति के शासन ने कमज़ोर कर दिया है। ठीक है, यानी कि जो हमारे संविधान में जो न्याय का शासन है, ठीक है, जो न्यायालय हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड है पुलिस, बट उसके बाद भी जो राजनीति है ना, जो पॉलिटिक्स है, उसने बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है हमारे न्याय के शासन यानी कि कानून के शासन को। बेले, ठीक है, बेले एक लेखक हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है एथिकल इश्यूज इन पुलिसिंग। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा है, इस लेखक का ये मानना है कि जो कानून है, कानून के शासन को राजनीति के शासन ने बदला जा रहा है। यानी कि इनका ये कहने का मतलब है, बेले का, जिन्होंने लिखी है एथिकल इश्यूज इन पुलिसिंग, पुस्तक का नाम है, उन्होंने ये लिखा है कि जो कानून का शासन है ना, उसको राजनीति के शासन द्वारा दबाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि कानून के शासन से ऊपर हो गया आज के टाइम पे राजनीति का शासन। अगर राजनीति में जो लोग जुड़े हुए लोग हैं वो चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो पुलिस से भी कोई भी काम करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे के बलबूते पे रिश्वत चल रही है, खुलेआम रिश्वत का काम हो रहा है यहाँ पे। तो पैसे के बलबूते पे आज के टाइम पे सारे काम कराए जा सकते हैं, जो देश के अनुशासन की स्थापना के लिए चिंता का विषय है। अब जब राजनीति जो है वो हमारे जो न्याय से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके ऊपर जब वो अपना हुक्म चला सकती है, तो फिर देश में अनुशासन कैसे होगा? ठीक है, सुशासन किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से सारी चीज़ें सही होंगी? क्यों? क्योंकि हो ही नहीं सकते ना, जहाँ पे भ्रष्टाचार आ गया, पैसा का वैल्यू जो है वो पोस्ट से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे किसी भी तरीके से सही तरीके से शासन नहीं चलाया जा सकता है। इनके अनुसार पुलिस का गैर जिम्मेदाराना और मनमाना पूर्ण व्यवहार, ये ध्यान से पढ़िएगा, गैर जिम्मेदाराना और मनमाना पूर्ण जो व्यवहार है इसका प्रमुख कारक है, और यह उन ईमानदार और सक्षम पुलिस अधिकारियों को हतोत्साहित करता है जो भारतीय पुलिस संस्थानों का नवीनीकरण करने का प्रयास करते हैं। देखिए जितनी भी ये रिश्वतखोरी चल रही है, ठीक है, पुलिस वाले बिना रिश्वत के काम नहीं कर रहे हैं, राजनीति का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है पुलिस के ऊपर। ठीक है, जितने भी कानून से रिलेटेड जो भी वहाँ पे संस्थाएं हैं उसके ऊपर राजनीति का हुक्म चल रहा है। तो ये इन सभी रीज़नों से पता है क्या हो रहा है आज के टाइम पे, जो ईमानदार और जो सक्षम पुलिस वाले हैं, जो ऐसे पुलिस वाले जो कहते हैं मैं रिश्वत नहीं लूँगा, मैं अपना
अपना काम जो है वो जिम्मेदारी से करूँगा, ईमानदारी से करूँगा, वो क्या होता है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं देख के कि जो रिश्वत ले रहा है, ठीक है, जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, उसका तो प्रमोशन होता चला जा रहा है, ठीक है, उसको काम के अलावा जो उसकी सैलरी है उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है, उसकी फैमिली खुश है, वो खुश है, ठीक है, उसका प्रमोशन हो रहा है। बट जो अपनी ईमानदारी से काम करे, ना उसकी मतलब ना उसकी इनकम इतनी अच्छी हो रही है, उसकी फैमिली भी दुखी है, उसको धमकियाँ भी मिल रही हैं, तो उसके साथ क्या होता है, उसका बुरा व्यवहार होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करता है, कहता है छोड़ ईमानदारी, मैं बेईमानी पे उतर आऊँगा। तो ये सभी काम हो रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के टाइम के लिए। हालांकि भ्रष्टाचार दुनिया के हर एक हिस्से में प्रचलित है, हम सभी जानते हैं दुनिया का कोई हिस्सा नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 यानी कि 2021 में भ्रष्टाचार से रिलेटेड एक जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें कुल 180 देश थे। 180 देश में जो भारत है वो 85वें स्थान पर है। आप खुद सोचिए, जहाँ पे इकोनॉमी की बात आती है वहाँ तो भारत पीछे है, बट जहाँ पे भ्रष्टाचार की बात आती है, जनसंख्या की बात आती है, वहाँ पे भारत सबसे आगे है। लगभग प्रत्येक स्तर पर और विभिन्न रूपों में भारत में व्यापक भ्रष्टाचार से पुलिस विभाग अछूत नहीं है। यानी कि इससे ये पता चल जाता है कि जहाँ पे भारत अगर 85वें स्थान पर है भ्रष्टाचार के मामले में, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस विभाग उसमें नहीं आता है, पुलिस विभाग भी उसमें शामिल है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, और ऐसे उदाहरण भी हैं जहां निम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अवपीड़न के तरीकों का उपयोग, देखिए ये सबसे मेन पॉइंट भी है कि जो आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा, आपने मूवीज भी देखी होंगी कि जो पुलिस कर्मचारी होते हैं ना, वो एक पर्सन को उठा ले ये बोल के कि अपराधी है, ठीक है, उससे उसका जुल्म कबूल करवाने के लिए, सॉरी उसका जुर्म कबूल करवाने के लिए इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर करते हैं कि वो बेचारा, अगर उसने जो अपराध है वो नहीं भी किया होता ना, तो वो मार खाने के और ज़्यादा डर से ना वो कह देता है हाँ मैंने ही किया है। तो इससे क्या होता है, सबसे पहले एक ऐसे इंसान को सज़ा मिल जाती है जिसका उस अपराध से कोई लेन देन नहीं होता, जो बिल्कुल बेकसूर होता है उसको सज़ा मिल जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़, जिसने अपराध किया होता है, जो कसूरवार होता है, वो खुलेआम घूम रहा होता है, तो इससे क्या होता है, इससे वो और ज़्यादा अपराध करना शुरू कर देता है कि मेरा तो कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये अवपीड़न ही होता है, जो इतना ज़्यादा टॉर्चर करना, ठीक है, ज़बरदस्ती कबूल करवाना। तो पुलिस अवपीड़न शब्द को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है जब एक पुलिस अधिकारी किसी संदिग्ध संदिग्ध से अपराध से स्वीकृत के प्रयास में अनुचित दबाव या धमकी का प्रयोग करता है। यानी कि ऐसे दबाव और ऐसी धमकियां दी जाती हैं जिसको अरेस्ट करके लाया जाता है, उस पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि वो बंदा खुद ही बोल देता है कि हाँ मैंने अपराध किया है, भले चाहे उसने ना किया हो, लेकिन फिर भी बोल देता है हाँ मैंने किया है। तो इसी के साथ हमारा जो ये यूनिट है ये हम कंप्लीट कर लेते हैं बिल्कुल डिटेल में। एक एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दी है। इसमें थोड़ा सा वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, उसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा। उसके अलावा कोई भी आपको लगता है इसमें मेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिएगा, आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।